in this class I just said कि two days we are going to talk about what two days we are going to talk about विलियम शेक्सपियर का जो ट्रेजिडी का कॉन्सेप्ट है और जो कॉमेडी का कॉन्सेप्ट है उसको लेके बात करना है, और स्पेशली ओरिजिन ऑफ ड्रामा. एंड आई हैव रिक्वेस्टेड इवन इन morning session yesterday evening that you have to prepare yourself. There should be no excuse from your side कि you have not given such a homework या such a thing. Already I have informed you that I have to go with the origin of drama. So when I talk about origin of drama, especially English play, then remember that कि there are certain things which you have to remember. और वो चीज मैं मॉर्निंग में भी जा चुका हूँ. Even I have also told you what is drama, types of drama, और ग्रीक ट्रेजिडी, ग्रीक कॉमेडी, अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी, उसका वीडियो भी मैंने जो है शेयर किया था, और ग्रुप में कुछ और वीडियोस मैंने शेयर किया था एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा को लेकर के. एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा और कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस थे, एज ऑफ रिवाइवल, ऑल दिस थिंग्स ऑलरेडी यू विल कम टू नो. वो सारा चीज वहाँ शेयर किया गया. सो व्हाट आई वांट टू से कि अगर मैं यहाँ से कोई लेक्चर डिलीवर करूंगा तो आई विल टेल यू, but accept it if any video that is available on my YouTube channel as a previous lecture, I will also share that video. Enjoy that video, go with that video, and you will come to know how you are going to be enlightened, how you are going to be delighted, and what other points you find there. You have to note down सारा चीज. तो आपको केवल दो या तीन चीज का सहारा लेना है. एक तो चीज आपका सहारा ये लेना है कि जो लेक्चर है, लेक्चर लेक्चर होता है, लेक्चर से कोई कंप्रोमाइज आपको नहीं करना है. यू हैव टू गो विथ माई लेक्चर. जो प्रीवियस लेक्चर है उससे रिलेटेड जो वीडियोस ग्रुप में पड़े हुए हैं और विद टाइटल पड़ा हुआ है, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे मोर देन 200 वीडियोस हैं. आपको कौन सा सर्च करना है, टॉपिक वाइज क्या आ रहा है. तो कुछ लोग कह रहे थे कि सर प्रॉब्लम आ रही है, तो यूट्यूब के उस वीडियोस को मैं आपको डायरेक्ट शेयर कर दे रहा हूँ ग्रुप में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. 4-5 वीडियोस आई हैव शेयर्ड. उन चारों पांचों वीडियोस को आपको कवर करना है कि उसमें क्या क्या बताया गया है. और इसके अलावा 4-5 वीडियो या 6 वीडियो है जो लिटरेरी टर्म से रिलेटेड है. जिसका लिटरेरी टर्म छूटा हुआ है अभी तक, उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस वहां पे पड़े हुए हैं, वो भी मैं आज शाम को या कल तक शेयर कर दूंगा. उस वीडियोस को भी आपको कवर कर लेना है जो ग्रुप में अवेलेबल रहेगा. 5, 6, 7, 8 जो कुछ भी होगा, आई डोंट नो. तो ये जो सेशन है, इवनिंग सेशन जो है, इवनिंग सेशन दो चीजों के लिए है. एक तो लिटरेरी टर्म के लिए है, दूसरा आपका जो नया बैच हमारा शुरू हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं. एंड यू विल कम टू नो कि देर आर 115 पीपल इन क्लासरूम. क्लासरूम में 115 लोगों ने ज्वाइन किया है. बट आई डोंट नो कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, कि व्हाई आर दे नॉट अटेंडिंग क्लास. 115 का मतलब एक बड़ी स्ट्रेंथ होती है. या तो उनको इन्फॉर्मेशन इसका नहीं, चूंकि ग्रुप में भी मैंने कम ही लोगों को जोड़ा हुआ है. तो आई विल कॉल देम एंड लेट देम नो कि whether are you interested to join class or not. इसी हिसाब से I have to accelerate my syllabus. Next point which I want to tell you कि when we go with these videos, you have to go with also जो बुक है उस बुक से रिलेटेड जो भी मैटर है, मटेरियल है, वहां से भी चीजों को कवर करना है. मैंने आपको होमवर्क में एक और चीज दिया हुआ था कि आपको लिटरेरी स्कूल्स कवर करने हैं. कौन से लोगों ने कौन से टर्म को क्वाइन किया है, आपको इसको कवर करना है. इवन मैंने एंग्लो सेक्शन दिया था, एंग्लो नॉर्मन दिया था, एज ऑफ चौसर दिया था, और उसके बाद जो है डार्क मिडिल एज दिया था, एज ऑफ रिवाइवल 100 ईयर्स, और एलिजाबेथन एज को. चूंकि हम पूरी बात एलिजाबेथन एज तक कवर कर रहे हैं आज आज की क्लास में. तो जब आप जाएंगे, मैंने अरिस्टोटल एज अ सेपरेट आथर मैंने कहा था कि आपको पढ़ना है. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ मच यू हैव स्टडीड, हाउ मच यू हैव डन. अगर इतना होमवर्क दिया जा रहा है तो इसका मतलब इट्स नॉट ओनली फॉर वन डे. आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में आप इसे कवर करिए. चूंकि हम टॉपिक वाइज आपसे सुनेंगे. मैंने कहा था कि 1 या 2 क्लासेस में ऐसे रखूंगा जिसमें मैं केवल क्वेश्चन और आंसर करूंगा, बाकी मैं कोई काम नहीं करूंगा. क्योंकि जो जो पुराने लोग हैं जिन्होंने क्लास अटेंड कर लिया है, दे नो इट वेरी वेल कि उनके लिए केवल सुनने सुनाने के अलावा कोई नया चीज नहीं रह गया है. ऑलरेडी वी हैव डन, वी हैव कंप्लीटेड आवर कोर्स. जो प्रीवियस बैच है, थोड़ा बहुत एक दो राइटर के कुछ नॉवेल्स या कुछ चीजें छूटी हुई हैं, और यही लिटरेरी टर्म में
5 6 10 लेक्चर और छूटा होगा जो इसमें कवर होगा। तो उनको ये चीज ध्यान में रखना है कि उनसे ज्यादातर मैं सुनने का काम करूंगा, पूछने का ही काम करूंगा। ऐसी कंडीशन में आज भी हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, उसी पैटर्न को चलेंगे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ओरिजिन ऑफ ड्रामा, देन रिमेंबर दैट कि ओरिजिन ऑफ ड्रामा का मतलब इंग्लिश ड्रामा। देन रिमेंबर दैट ओरिजिन ऑफ ड्रामा स्पेशली जो इंग्लिश ड्रामा है, अगर आप इसकी ओरिजिन की बात करते हैं तो यू हैव टू गो विद व्हाट, यू हैव टू गो विद एंग्लो नॉर्मन पीरियड। आपको सबसे पहला चीज ओरिजिन ऑफ ड्रामा की शुरुआत अगर बात होगी तो कहाँ से होगी, एंग्लो नॉर्मन पीरियड से होगी। जस्ट मे आई नो कि एंग्लो नॉर्मन जो पीरियड है वो एज कब से कब तक रहा है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड, एनी 1066 से 1350 एग्जैक्टली। आई थिंक कि सीपी शर्मा जी वाज सेइंग 450। सीपी शर्मा जी, आई एम, yeah, Anglo Saxon, that was Anglo Saxon period. I was asking question about what I was asking question about एंग्लो नॉर्मन पीरियड। तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 से 1350। ऑलरेडी आपको बताया गया था एंग्लो के बारे में, नॉर्मन के बारे में, नॉर्मन वार। जस्ट आई वांट टू नो कि नॉर्मन वार कब हुआ था। 1066, 1066 में जो है नॉर्मन वार हुआ था। उस नॉर्मन वार में नॉर्मन जो ट्राइब थे उसने सेक्शन को डिफीट किया और उसकी जगह ले लेते हैं। हम एक नए एज में प्रवेश करते हैं जिसका नाम है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। when you talk about anglo norman period, I just want to tell you why the age is famous। एंग्लो जो नॉर्मन पीरियड है 1066 से 1350, यह इसलिए फेमस रहा है कि यहाँ पर जो पार के दो इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे, कोर्ट और चर्च। जो कोर्ट था वह पॉलिटिकल पावर का सेंटर था, जो चर्च था वह जो है रिलीजियस पावर का सेंटर था। हमें इस पे कोई बात नहीं करनी, ऑलरेडी आई हैव गॉन। लेकिन यहीं से ही ड्रामा की एक शक्ल, ड्रामा का एक शुरुआती, अगर मैं बात करूं कि ये एक शुरुआती दौर जो ड्रामा का था वो हमें देखने को मिलता है। एंड इन द बिगनिंग यू विल कम टू नो ड्रामा केम इन द फॉर्म ऑफ मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरलिटी प्ले, इंटरल्यूड। दिस थिंग या दिस वर्ड्स आई वुड लाइक टू यूज कि जब भी बात की जाएगी ड्रामा मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरलिटी प्ले और इंटरल्यूड के रूप में ड्रामा एंग्लो नॉर्मन पीरियड में आता है। जब एंग्लो नॉर्मन पीरियड में ड्रामा इस शक्ल में आता है जिसका मतलब कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड में आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट पोइट्री, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोज, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी। वहां पर ड्रामा की ओरिजिन होती है। बट दैट टाइम जो ड्रामा का स्ट्रक्चर वी फाइंड इन एलिजाबेथन एज, वी फाइंड इन द हैंड ऑफ विलियम शेक्सपियर, वी फाइंड इन द हैंड ऑफ यूनिवर्सिटी विट, वी फाइंड इन द फॉर्म ऑफ गार्बडक, वी फाइंड इन द फॉर्म ऑफ स्पेनिश ट्रेजेडी। दैट टाइप ऑफ ड्रामा वी डोंट फाइंड इन दैट इरा। जो ड्रामा हम इस तरह से देखते हैं वह ड्रामा उस एज में आपको देखने को नहीं मिलेगा। दैट वॉज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ड्रामा। और यह जो ड्रामा था यह एक तरह से रिटन रूप शेप में ना होकर के इसको केवल परफॉर्म किया जाता था। मैं ये चीज जानना चाहता हूँ कि ये जितना नाम मैंने लिया, खासकर मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरलिटी प्ले, इन तीनों ड्रामा का अल्टीमेट सोर्स क्या था? व्हाट वाज द अल्टीमेट सोर्स? बाइबल, एग्जैक्टली, दैट्स गुड, बाइबल। इन तीनों ड्रामा का जो अल्टीमेट सोर्स था वह बाइबल था और थियोलॉजी। रिमेंबर दैट, दो चीजें आपको ध्यान में रखना कि बाइबिल था और बाइबिल के साथ साथ क्या था, थियोलॉजी था, THEOLOGY। जो भी धार्मिक स्क्रिप्चर्स, टीकाएं जो भी लिखी गई थी बाइबिल पर, वे भी उसके सोर्स थे। कोई अगर सेंट्स की लाइफ को लेकर के कुछ बात कही गई है, कॉमन जो राइटियस मैन थे उनको लेकर अगर कोई ऐसा चीज किया गया तो उनको इमिटेट किया गया। नाउ जस्ट आई वांट टू नो कि व्हाई डू यू फाइंड द रोल ऑफ चर्च इन द इमरजेंस ऑफ ड्रामा? रोल ऑफ चर्च क्यों रहा? इफ आई आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाई डू यू फाइंड द रोल ऑफ चर्च इन द इमरजेंस ऑफ ड्रामा? ड्रामा के इमरजेंस, दे, या एक पॉइंट ये भी है कि कहीं ना कहीं जो चर्च था, चर्च के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि दे हैव टू एजुकेट द पीपल, दे हैव टू टेल द पीपल व्हाट ultimately what religion is, what is the importance of the life of Jesus Christ, what is written in the Bible, because the people were not familiar with Latin,
वे लैटिन से फेमिलियर नहीं थे। तो लोगों को शिक्षा का देना, लोगों को जागरूक करने का काम मध्य युग में कहीं पे भी आप देखेंगे। मध्य युग जब था तो मध्य युग में जो रिलीजियस, अगर हम कहें रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे, वही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले एजुकेशन का सिस्टम अलग से नहीं था, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से ही एजुकेशन जुड़ा हुआ था, क्योंकि जो एजुकेशन दी जाती थी वो रिलीजन की दी जाती थी, रिलीजन ही सब कुछ था। द पीपल वाज थिंकिंग अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, जो पीपल थे वे लोग लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में सोचा करते थे। और पीपल उस समय के लोग इलिटरेट थे, दे वर नॉट हाईली एजुकेटेड, they were not in position to understand Latin, Greek and other languages. So you will come to know it was ultimately the duty of the duty of the churchmen, that they have to that they have to tell the common people who was Jesus Christ, what is written in the Bible, and how you can polish your life, कैसे चीजों को कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने दो अकेजन चुना था। एक तो अकेजन आपका कौन सा था, क्रिसमस, और दूसरा आपका कौन सा था, गुड फ्राइडे। क्रिसमस और गुड फ्राइडे के अवसर पे, ऑन दीज टू ओकेजन, मैं अर्ली स्टेज की बात कर रहा हूँ, ऑन दीज टू ओकेजन यू विल कम टू नो द बाइबल, सॉरी द चर्च मैन अपनी पूरी टीम के साथ चर्च के कैंपस में, पहले ये बातें चर्च के कैंपस में, वहां पे स्टेज बनाया जाता था, लोगों की भीड़ इकट्ठा होती थी, और वहीं से जो है लोगों को क्या किया जाता था, लोगों को जो है एक तरह से, इफ आई यूज द वर्ड, कि उन उस चीज को प्रमोट किया जाता था, उनको एजुकेशन दी जाती थी, उनको जो है और तमाम चीजों के बारे में बताया जाता था। तो जो चर्च कैंपस था वो बाद में, शुरू शुरू में तो एक मिनिस्टर्स के लिए, लैंडलॉर्ड्स के लिए, कोर्टियर्स के लिए होता था, लेकिन बाद में चर्च का कैंपस आम लोगों के लिए खोल दिया गया। देन व्हाट हैपेंड दैट लोग इतनी तादाद में जाने लगे कि चर्च का कैंपस उनके लिए सफिशियंट नहीं था, पर्याप्त नहीं था। तो अल्टीमेटली यू विल कम टू नो कि some other places were also used. So the concept of theater, when you talk about the concept of theater, especially English theater, so concept of theater or English theater, it was associated with what? It was associated with church and churchmen. शुरू में जो थिएटर, जो इंग्लिश थिएटर आया, वह किस रूप में आया? चर्च मेन और चर्च के लोगों के द्वारा जो थिएटर बनाया गया, स्पेशली ऑन द occasion of what? Especially on the occasion of Christmas and what? And Good Friday, and the life of Jesus Christ was imitated. Someone played the role of the Jesus Christ, and the Jesus Christ का जो लाइफ का कुछ टाइम या पीरियड होता था, उस चीज को लेके इमिटेट किया गया। So what I want to say, what I want to tell you, when we go with this particular thing कि how drama originated, how drama came in market, ड्रामा का ओरिजिन कैसे होता है, ड्रामा मार्केट में कैसे आता है, स्पेशली इंग्लिश प्ले, how did it origin and how did it come in market, यू विल कम टू नो। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल चर्च का, चर्चमैन का, चर्च का जो कैंपस है, एंड द पार्टिकुलर थिएटर दैट वाज द कन्वेंशन और द ट्रेडिशनल थिएटर दैट वाज मेड बाय हुम, दैट वाज मेड बाय चर्चमैन, उनका एक कंट्रीब्यूशन था। और उसका सोर्स क्या था? द बाइबल। द बाइबल में भी स्पेशली क्या था? द लाइफ ऑफ जीसस क्रिस्ट, एंड ऑन दीज टू अकेजन, वो दो अकेजन क्या क्या था? क्रिसमस और आपका गुड फ्राइडे। बाद में चीजें बढ़ी हैं, दायरा बढ़ा है, सेंट्स की लाइफ को भी इमिटेट किया गया, कॉमन आदमी की लाइफ को इमिटेट किया गया, और चर्च के कैंपस से थिएटर बाहर निकल करके गलियों में तमाम जगह पर उसको परफॉर्म किया जाने लगा। लेकिन जब भी बात होगी एंग्लो नॉर्मन पीरियड में, चर्च में, चर्च का जो कैंपस है, टू अकेजन, गुड फ्राइडे और क्रिसमस, बाइबिल और जीसस क्रिस्ट, ये हमें ध्यान में रखना। बाकी वी नो इट वेरी वेल कि हाउ द थिंग हैपेंड, हाउ द थिंग came in our life, that is the secondary thing, that doesn't matter, but we have to go with these points. Second point I want to tell you, when you find चार तरह का ड्रामा आप पाते हैं, मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले, इंटरल्यूड। मे आई नो कि जो मिरेकल प्ले था किस पर, किसकी लाइफ को इमिटेट करता है? सेंट्स की लाइफ को। दोज हु आर अटेंडिंग दिस सेशन, they have to know, those who have responded, they have responded beautifully, but those who are mum silent, yeah, they are attending the session, that they have to know कि miracle play was based on the lives of saints। जो सेंट्स थे, सेंट्स का मतलब चाहे सेंट कैथरीन, सेंट थॉमस, सेंट मेरी, एनी सेंट, क्योंकि जो 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 क्रिश्चियन रिलीजन है उसमें गॉड, सन ऑफ गॉड
एंजिल और सेंट का जो हायरार्की बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस समय जो लाइफ को इमिटेट किया जाता था, इधर जीसस क्रिस्ट और सेंट्स का लाइफ। तो जब सेंट्स की लाइफ को इमिटेट करके जो प्ले लिखा गया, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मिरेकल प्ले कहते हैं। मिरेकल प्ले वाज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सेंट्स, सेंट्स की लाइफ को लेकर के वो लिखा गया। नाउ आई वांट टू नो अबाउट द मिस्ट्री प्ले, लाइफ ऑफ जीसस क्रिस्ट। या चंद्र प्रकाश जी, यू आर सेइंग समथिंग। या बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ जीसस क्रिस्ट, जो लाइफ ऑफ जीसस क्रिस्ट था उसको इमिटेट करके, तो उसको इमिटेट करके जो प्ले आया है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? उसको हम मिस्ट्री प्ले के नाम से जानते हैं। मिरेकल एंड मिस्ट्री, ये दोनों जो पॉइंट है, इससे हमें ध्यान में रखना है कि मिरेकल प्ले वाज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सेंट्स, मिस्ट्री प्ले वाज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ जीसस क्रिस्ट, और दोनों का सोर्स क्या रहा है? बाइबल ही रहा है। तीसरा पॉइंट, मोरालिटी प्ले किस पर आधारित था? कॉमन राइटियस मैन, आम आदमी जो बहुत ज्यादा धार्मिक था, धर्म प्रायण था, जिसकी जो है ब्लड में, जिसके डीएनए में, जिसकी जो है रग रग में जो है, जो बहुत परहेजगार था, या एक तरह से उसकी उसमें अपने धर्म बसा हुआ था, उसकी लाइफ को लेकर के जो प्ले आता है, उसको क्या कहा गया? उसको मोरालिटी प्ले नाम ही दिया जा रहा है। और उस मोरालिटी प्ले में आम आदमी के साथ साथ कभी कभार एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, आज एक क्वेश्चन मॉर्निंग में आया था, जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, उन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को क्या किया गया था? पर्सोनिफाइड कर दिया गया था। एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैज बीन प्रेजेंटेड एज अ कैरेक्टर, एंड इट वाज टोल्ड, या इट हैज बीन सेड दैट कि हाँ, वे भी ऐसा करते हैं। तो जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज था, वो जब चीजें आती हैं, तो वह भी उसका हिस्सा बना। कॉमन राइटियस मेन एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज which has been presented as a character। abstract ideas क्या? जैसे ऑनेस्टी है, या जैसे गुड है, जैसे इविल है। अगर ऑनेस्टी को, गुड को, इविल को, ये जो है, ये abstract आइडियाज, अगर इन abstract आइडियाज को if I personified it and just present it as a character, certainly they behave like human being, like human if they behave, तो वो चीज क्या हो जाएगा? वह भी एवरी मैन का हिस्सा, सॉरी, मोरालिटी प्ले का हिस्सा बनेगा। मे आई नो कि मोरालिटी प्ले का एक बेहतरीन एग्जाम्पल जो आज सुबह में भी हम लोगों ने डिस्कस किया, every man, yeah, every man is the best example of morality play, one of the best examples of morality play, which even we discussed in morning session, and you will come to know jo every man hai. Can you tell me the name of the author? No, एनोनिमस, एग्जैक्टली। एवरी मैन का कोई आथर नहीं है, कोई ना कोई रहा होगा, चाहे वह टीम वर्क रहा हो या अभी तक उसके आथर के बारे में जानकारी नहीं है। बट रिमेंबर दैट कि वह एनोनिमस रहा है। कैसे रहा? एनोनिमस, गुमनाम। तो अल्टीमेटली उसके बारे में जानकारी नहीं। अगर कभी भी एक क्वेश्चन आता है कि उसके आथर का क्या नाम है, तो आथर जो आपका क्या रहा? एनोनिमस। यू विल कम टू नो कि एनोनिमस रहे। सेकेंड पॉइंट, आई वांट टू टेल यू, व्हेन यू फाइंड द जर्नी ऑफ uh, English drama in Anglo-Norman period, you come to know mystery play, miracle play, morality play, and the ultimate source was what? The ultimate source was the Bible, church, churchmen, and how did they contribute in the development of English drama. And the two occasions, that was Christmas and Good Friday, later on, so many things you find, and how the boundary of church ultimately उसको एक तरह से कहा जाए कि उसको क्रॉस करके, चर्च की बाउंड्री को क्रॉस करके ड्रामा कैसे गलियों में आम आदमी तक पहुंचता है। और जो ड्रामा था, इट वाज द सोर्स टू एजुकेट द पीपल, टू टेल देम द इम्पोर्टेंस ऑफ द लाइफ ऑफ जीसस क्रिस्ट, बिकॉज the people were not familiar about Latin, and the Bible was written in Latin. They could not understand the what has been told in the Bible. So the life of Jesus Christ has been imitated and it was performed, it was presented there. So we come to know, तो एक एक उसका मिडिल एजेस में कम से कम इतना काम होता है एंग्लो नॉर्मन पीरियड में, जहां पे हम बात करते हैं। एज ऑलरेडी यू टोल्ड कि एंग्लो नॉर्मन जो पीरियड है, उसका जो टाइम है 450 से 1066 रहा, सॉरी 1066 से 1350। 1066 में क्या हुआ था? आपका नॉर्मन वार हुआ था। वहां को लेकर के हम बात करते हैं, कैसे जो है सेक्शन को रिप्लेस किया गया और नॉर्मन ट्राइब आती है, एंग्लो के साथ मिलकर के एक काम होता है। आफ्टर इट
I want to tell you, when you go with this particular thing, there is another word that is interlude. Interlude. Most of the time it has been asked you what is interlude. May I know what is interlude? Latin word between the play. Comic relief. Yeah, exactly. Comic relief in the tragedy. That is a Latin word between the play. Comic relief in the tragedy. So you will come to know what you will come to know. Latin word number 1 point, number 2 point comic relief, and वो जो है between the play, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है. मैकबेथ का अगर आप पोर्टर सीन ले लेंगे तो वह किसका एग्जांपल हो जाएगा? इंटरल्यूड का, क्योंकि जो पोर्टर सीन है वह कॉमिक सीन है. इफ यू टेक दैट पार्टिकुलर सीन, पोर्टर सीन. इफ यू टेक ग्रेव डिगर सीन, ग्रेव डिगर सीन कहाँ पे रहा है? ग्रेव डिगर सीन हैमलेट, हैमलेट में. वह भी कॉमिक एग्जाम्पल है, वो भी उसका एग्जाम्पल हो जाएगा. और एक चीज मैं फिर बता दूं, आप ये कहेंगे कि हमें एक्स्ट्रा काम दिया जा रहा है. नो, सीन से रिलेटेड एक लिस्ट पूरी किताब में जोड़ी गई है. लास्ट में अगर आप देखेंगे कौन सी सीन कहाँ से लिया गया, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो एक अलग टेबल बना के जोड़ी गई है. तो आप जो है जब भी वेन एवर यू गो विद द बुक, यू हैव टू आल्सो गो विद द सीन. कभी भी सीन को लेके बातें हो सकती है, पूछा जा सकता है. It's not a warning, it's a request. Don't take it otherwise. Ki sir is behaving like a Gabbar Singh or villain, saying this do and that do. No, not at all. It's my humble request to all of you कि please do follow my instruction, because जितना आप काम कर लेंगे उतना जो है आपके लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी बेहतर होगा. तो आई एम जस्ट इंडिकेटिंग वेयर यू हैव टू डू, वेयर यू हैव टू गो, कहाँ से काम को करना है, क्या चीजें करनी है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हेन यू गो विद इंटरल्यूड, आफ्टर इंटरल्यूड आप देखेंगे ऐसा लगता है कि ड्रामा पे जैसे ब्रेक लग जाता है. कोई वो ड्रामा की वही शक्ल होती है आपका मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी, स्पेशली मोरालिटी प्ले, तमाम तरह के जो है थिएटर्स का आना होता है. But remember that when you come in the age of Chaucer, especially in the age of Chaucer, in the age of Chaucer, it covers the period from 1350 to 1400, 1350 से 1400 ईस्वी का जो टाइम है एज ऑफ चासर का, वहां पर हम लोग ये पाते हैं, या वहां पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो एज ऑफ चौसर जो रहा है वहां पर यू विल कम टू नो कि एज ऑफ चौसर में ड्रामा पे उतना ज्यादा काम नहीं होता. इंस्टेड ऑफ ड्रामा यू फाइंड पोइट्री, यू फाइंड प्रोज. जब आप पोइट्री की बात करते हैं तो चौसर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसां, चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, चौसरियन स्टैंजा. लेट मी नो अबाउट चौसरियन स्टैंजा. Let me know about Chaucerian stanza. What do you think about Chaucerian stanza? Yeah, it's a 7 line stanza that is also known as rhyme royal. Rhyme royal. Yeah, and remember that when you talk about Chaucerian stanza, rhyme royal, you ultimately find that he undoubtedly why Chaucer was famous. And you find also a heroic couplet. Can you tell me the contribution of Chaucer regarding heroic couplet? Give me 1 minute. Give me 1 minute. Yeah, so I was telling you, ki, can you tell me about Chaucerian stanza? That you have got. That you have got. Heroic couplet. Yeah. Legend of Good Omen. And what is heroic couplet? It's unrhymed, yeah, rhyme. Yeah, when you talk about heroic couplet, yeah, when you talk about heroic couplet, then remember that the heroic couplet means pair of rhyming words in iambic pentameter. जब आपने iambic word use कर दिया तो इसका मतलब कि अनस्ट्रेस्ड पैटर्न या अनस्ट्रेस्ड सिलेबस इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन. तो हीरोइक कपलेट जो होगा वह राइमिंग में होगा, और किस मीटर में होगा? आयाम्बिक पेंटामीटर में. वो जिस मीटर में होगा उसका क्या नाम होगा? आयाम्बिक पेंटामीटर. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी हैव टू गो या विच वी हैव टू फॉलो. नाउ द थर्ड पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू,
कि जब आप इसकी बात करते हैं तो आपने बताया कि उसका पहली बार यूज कहाँ पे हुआ है, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में हुआ है, प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में हुआ है। और प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स को हम मैग्नम ऑपस कहते हैं, उनका मास्टरपीस है। चासर ने 3 लैंग्वेजेस में लिखा। चासर ने 3 किंग्स की सेवा की है। चासर को फादर ऑफ स्टोरी टेलर कहा जा सकता है कि एक तरह से उन्होंने कैरेक्टर का कैसे किरदार कैसे प्रेजेंट किया जाता है, नैरेटिव टेक्निक या नरेशन के माध्यम से उन्होंने बताया कि ये कैरेक्टर है, ऐसे थे, इनका ये था, ऑल दिस थिंग। तो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग जो शुरू होता है चौसर से शुरू होता है। आयरनी और सटायर पोइट्री में जो यूज किया गया चौसर के द्वारा यूज किया गया है। जहां तक बात आती है इंडिविजुअल और टाइप कैरेक्टर की, तो ये भी बात कहाँ से शुरू होता है, चौसर ने 2 तरह के कैरेक्टर इंडिविजुअल और टाइप कैरेक्टर के को लेकर उन्होंने बात कही। बात का मतलब वो क्रिटिक नहीं थे कि उन्होंने उसको किया, लेकिन उनके वर्क में इंडिविजुअल और टाइप कैरेक्टर मिलता है। इंडिविजुअल कैरेक्टर वह होता है जो भीड़ में भी अपनी एक अलग पहचान बनाता है, एक भीड़ में भी वो अपनी अलग पहचान बनाता है, इंडिविजुअल कैरेक्टर। अगर आप ये कहिए कि सारे टीचर हैं, लेकिन अगर टीचर जो है तो टीचिंग कम्युनिटी तो है ही है, लेकिन अगर वो टीचर एक अच्छा सिंगर भी है तो वो चीज जो है क्या हो सकता है कि वो उसकी एक अलग पहचान बनती है कि ही इज अ टीचर, अ गुड टीचर, बट ही इज मीन्स टीचिंग के साथ साथ उसका एक सिंगिंग भी वो करते हैं, या ही इज अ गुड सिंगर, तो वो उसको अलग। तो ऐसे ही जो नाइट है, नाइट तो नाइट है ही है, नाइट तो नाइट है, लेकिन नाइट की अपनी एक अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी है, जो पहला कैरेक्टर है। तो जो इंडिविजुअल या टाइप कैरेक्टर वो होता, सॉरी, इंडिविजुअल कैरेक्टर वह कैरेक्टर होता है जो पूरा ग्रुप में या एक भीड़ में, एक एक पूरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी में ही होल्ड द डिस्टिंग्विश पोजीशन, अपनी अलग पहचान बनाता है, उसकी डिस्टिंग्विश पोजीशन होती है, दैट इज व्हाट, दैट इज द इंडिविजुअल कैरेक्टर। बट व्हेन यू टॉक द टाइप कैरेक्टर, तो टाइप कैरेक्टर इज द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। वह रिप्रेजेंटेटिव होगा, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब वह एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला होगा। जैसे अगर आप किसी जो की बात करिए, मौलवी जी की बात करिए, तो कुर्ता पिजामा दाढ़ी टोपी, तो ये वो एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या जितने भी मौलवी जी होंगे लगभग वो वैसे ही वैसे ड्रेस में वैसी चीजों में नजर आएंगे। इफ वी टॉक अबाउट पंडित जी, तो उनका एक ड्रेस कोड होगा वो उसमें। लेकिन अगर कोई मौलवी जी ऐसे हैं जिनको उनको वेदों का ज्ञान, चारों वेदों का, जैसे मौलाना चतुर्वेदी है, मौलाना चतुर्वेदी को चारों वेदों का जबरदस्त ज्ञान है। तो इस तरह से बहुत सारे, तो जो वो मौलाना होंगे वो और मौलाना से अलग हो गए, उनकी एक अलग पहचान बनी कि इनको अपने धर्म के साथ साथ क्या हो गया कि वेदों का भी ज्ञान है। तो वेदों का ज्ञान होना वो उस मौलानाओं के ग्रुप से उनकी एक अलग पहचान बना देता है। इस तरह की पहचान क्या होती है, इंडिविजुअल कैरेक्टर। बट बीइंग अ मौलवी ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, या जिसको आप टाइप कैरेक्टर कहते हैं। तो टाइप कैरेक्टर इज अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, लेकिन जो आपका इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है, वन हु होल्ड्स डिस्टिंग्विश पोजीशन, वो चीज होता है। तो इंडिविजुअल और टाइप कैरेक्टर, आई थिंक यू आर इन पोजीशन टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा उनका जो कंट्रीब्यूशन था, जब आप हीरोइक कपलेट की बात करते हैं, तो हीरोइक कपलेट अनडाउटली उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उसको लाया, इंट्रोड्यूस किया। हीरोइक कपलेट वाज एन आइडियल मीटर, कैन यू टेल मी विच एज, किस एज का आइडियल मीटर रहा है? हीरोइक कपलेट वाज एंड 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 Augustan is, yeah, Augustan is. So when you talk about heroic couplet, जब तक heroic couplet के लिए Augustan एज, आपने नियो क्लासिकल का, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन उसके साथ साथ हमें किस पर बात करना पड़ेगा, रेस्टोरेशन एज, जिसको एज ऑफ जॉन ड्राइडन कहते हैं, 1700 से, सॉरी, 1660 से 1700। उसके बाद आपका आगस्टन एज, जिसको हम एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप कहते हैं, 1700 से 1745। उसके बाद आपका क्या आता है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, दैट वाज द एज ऑफ द डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जो कि 1745 से लेकर 1785। ये जो पीरियड रहा है, ये तीनों पीरियड हीरोइक कपलेट के लिए एक परफेक्ट पीरियड था, जिसमें वह काफी ज्यादा पॉपुलराइज भी हुआ, आइडियलाइज भी हुआ, एक आइडियल मीटर बन पाया। तो चौसर के बाद अगर हीरोइक कपलेट कहीं पर आइडियलाइज हुआ, परफेक्ट हुआ, तो वह रेस्टोरेशन एज, आगस्टन एज, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसके लिए हम न्यू क्लासिकल वर्ड यूज करते हैं। मैं ये जान सकता हूँ कि हु मेड इट पॉपुलर, हीरोइक कपलेट को किसने पॉपुलर बनाया? जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन ने।
या अलेक्जेंडर पोप ने इसको परफेक्ट बनाया। तीन क्वेश्चन ध्यान में रखना। इसको इंट्रोड्यूस चौसर ने किया, पॉपुलर किसने बनाया, जॉन ड्राइडेन ने बनाया, परफेक्ट किसने बनाया, अलेक्जेंडर पोप ने बनाया। ये तीनों चीजें हमें ध्यान में रखना। जो हीरोइक कपलेट होता है दो तरह से होता है, रन ऑन हीरोइक कपलेट और आपका क्लोज्ड हीरोइक कपलेट। जो रन ऑन हीरोइक कपलेट होता है उसको, उसमें जो सेंस कंप्लीट होता है, इट टेक्स मोर देन 2 लाइन, दो की जगह 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन, इस तरह से, इसीलिए उसको क्या कहा गया, रन ऑन हीरोइक कपलेट। उसका सेंस लगातार आगे बढ़ता जाता है। So remember that when we talk about run on heroic couplet, this run on heroic couplet means what? This run on heroic couplet का मतलब ये सेंस लगातार बढ़ता जाता है। बट वेन वी टॉक अबाउट क्लोज्ड हीरोइक कपलेट, इन दिस क्लोज्ड हीरोइक कपलेट का मतलब कि 2 लाइन में ही सेंस कंप्लीट होगा और 2 लाइन के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। बस एक पहचान आप ध्यान में रखिएगा, अगर 2 लाइन के बाद फुल स्टॉप आ गया है तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड हीरोइक कपलेट। इट मीन दैट व्हाट द ऑथर वांट्स टू से, द सेंस इज गोइंग टू कंप्लीट विद इन 2 लाइन, इसीलिए उसको क्लोज, जो क्लोज का मतलब बंद हो गया, पूरा सेंस कंप्लीट हो गया। जैसे हिंदी में हम लोग दोहा कहते हैं, हर 2 लाइन के बाद पूर्ण विराम आ जाता है, तो क्लोज्ड हीरोइक कपलेट इज इक्वल टू दोहा। लेकिन रन ऑन हीरोइक कपलेट में उसका सेंस आगे की 2 लाइन, 4 लाइन उसमें होता जाता है, यानी जो फुल स्टॉप लगेगा या तो वो 4 पे लगेगा या 6 पे लगेगा या 8 पे लगेगा या 10 पे लगेगा। इस तरह की चीजें होती हैं रन ऑन और क्लोज हीरोइक कपलेट। जो रन ऑन हीरोइक कपलेट है उसको फ्रेंच में एक नाम दिया गया है जिसका नाम है इंजाम्बीमेंट। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, 2005 के टीजीटी में लिटरेरी टर्म में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंजाम्बीमेंट क्या है। ENJAMBEMENT, इंजाम्बीमेंट का मतलब होता है स्ट्राइडिंग ओवर। एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्राइडिंग ओवर? किसी भी सेंस को कंप्लीट होने में जब और चीजें वो ले रही है तो उसको क्या कहा जाएगा, इंजाम्बीमेंट, स्ट्राइडिंग ओवर। दो की जगह 4 लाइन, 6 लाइन, ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड, तो फ्रेंच में उस चीज को इंजाम्बीमेंट भी कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन यू गो विद हीरोइक कपलेट, देयर आर सम इंपॉर्टेंट पोएम्स। एलजी written in a country churchyard is written in heroic couplet 4 lines स्टैंजा। पूछा जा चुका है किसमें लिखा गया है, हीरोइक कपलेट में। कितने स्टैंजा, 4 लाइन। 4 लाइन स्टैंजा का मतलब क्या हो जाएगा, क्वार्टरेन। उसके बाद माई लास्ट डचेस रॉबर्ट ब्राउनिंग का, इट इज आल्सो रिटन इन हीरोइक कपलेट लेकिन रन ऑन हीरोइक कपलेट में लिखा गया। ये दो एग्जाम्पल दोनों पूछे जा चुके हैं, वो मैंने आपको बता दिया हीरोइक कपलेट से रिलेटेड। जब आप एज ऑफ चौसर या चौसर की बात कर रहे हैं तो हीरोइक कपलेट से रिलेटेड जितनी चीजें थी वो आई हैव डिस्कस्ड विद यू। After it, what other points you have to remember? After it, you have to go with some other things, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप चौसर की बात करेंगे, एक कोटेशन जो मैंने सुबह में बताया था, उनके कैरेक्टर्स को लेकर के जॉन डाइडेन ने वर्ड यूज किया है या फ्रेज यूज किया है, हियर इज गॉड्स प्लेंटी। उन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया या फ्रेज, हियर इज गॉड्स प्लेंटी। यहाँ पे जो गॉड है, गॉड का मतलब कि वो सारे कैरेक्टर को रिफर करते हैं। ये बात किसने कही है, जॉन ड्राइडेन ने कही। तो जॉन ड्राइडेन हैज यूज्ड द फ्रेज हियर इज गॉड्स प्लेंटी फॉर द कैरेक्टर ऑफ जियोफ्रे चॉसर इन हिज मास्टरपीस कैंटरबरी टेल्स। चौसर के बारे में ही ये चीज कहा जाता है कि विद हिम स्टार्ट्स आर रियल पोइट्री, उनके आने से हमारी वास्तविक पोइट्री की शुरुआत होती है। ये बात किसने कही है, ये बात जो है आपके मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। चासर ने एक डायलेक्ट का यूज किया था, उस डायलेक्ट का क्या नाम है, मिडलैंड डायलेक्ट। चौसर ने अपनी किस पोयम में ये कहा है, अप्रैल इज द मंथ ऑफ सन एंड स्टार, कैंटरबरी टेल्स में। इसके अगेंस्ट में किस पोएट ने कहा है, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, टीएस इलियट। दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द वेस्टलैंड, द वेस्टलैंड, जो वेस्टलैंड की पहली लाइन, आप देखेंगे वहां पे ये बात कही जाती है।
रिमेंबर दैट जब आप इस तरह के पॉइंट को याद रखेंगे या इस तरह की पॉइंट को करेंगे तो नॉट अ सिंगल क्वेश्चन विल बी मिस्ड, मोस्ट प्रोबेबली वी कांट क्लेम, लेकिन ये चीजें डिस्कशन में आना चाहिए। जब आप चौसर की बात करते हैं तो चौसर के समय में आपको और भी उनके कुछ कंटेम्प्रेरी थे, बोकैसियो का डिका मीरान, जहां से रोमांटिक कॉन्सेप्ट या रोमांटिक लव की बात होती है, कोर्टली लव की बात होती है, तो बोकैसियो का डिका मीरान हमें ध्यान में रखना चाहिए, जो कि एक फ्रेंच पोएट थे, डिका मीरान। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चौसर को कई चीजों का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ इंडिविजुअल एंड टाइप कैरेक्टर, फादर ऑफ नैरेटिव टेक्निक, father of storytelling method. He introduced the heroic couplet. आई एम नॉट सेइंग कि फादर ऑफ हीरोइक कपलेट, मैंने ये कहा कि ही इंट्रोड्यूस, मतलब हीरोइक कपलेट दुनिया में कहीं और पे रहा होगा, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। अब अगर आप और बात करते हैं कि उन्होंने और क्या किया, आयरनी का यूज, सटायर का यूज, और वो अपने समय के कंटेम्प्रेरी सिचुएशन को बताने वाले पहले पोएट रहे, the first poet who told the contemporary situation of his time, अपने समय के जो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन था उसको बताने वाले वो पहले पोएट थे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप चौसर को और कवर करते हैं तो इसके अलावा भी चौसर को लेकर के आपको माइंड मेकअप करना चाहिए कि चौसर, मैं नहीं कहता कि डिटेल में, लेकिन आपको कैंटरबरी टेल्स उनका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड थिंग कि चौसर के बाद अगर किसी और आदमी पे क्वेश्चन आता है या वो रहा है तो वो आपका जॉन वाइक्लिफ है, लेकिन चौसर के समय दो घटना होती है, एक ब्लैक डेथ हुआ था और एक पीजेंट रिवोल्ट। ब्लैक डेथ की डेट उस दिन मैडम ने ही बताया था, कैन यू टेल मी उसका क्या डेट रहा ब्लैक डेथ का? 1340, 1348, एंड पीजेंट रिवोल्ट 1381। तो जो, या तो जो ब्लैक डेथ है वो 1348 में चौसर के समय, जो आपका जो है पीजेंट रिवोल्ट हुआ था वो 1381 ईस्वी में हुआ है, वो भी पीरियड चौसर का। जो पीजेंट रिवोल्ट थे उसका जो नेता थे उसका नाम वैट टाइलर रहा, क्या नाम था? वैट टाइलर। सो दीज आर द पॉइंट्स, और ये आपको इमराल गाइड के ये पहले पेज में ही ये सारी बातें मिल जाएंगी, पहले दूसरे पेज में जहां से क्लासिफिकेशन ऑफ द एजेस दिया गया है, ये वहीं पे सारी बातें की गई है, अलग से आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो एक दूसरे राइटर है जो बहुत फेमस है, जो उन्हीं के जमाने के रहे, जो उनके कंटेम्प्रेरी रहे, जिनका नाम जॉन वाइक्लिफ है। जॉन वाइक्लिफ क्यों याद किए जाते हैं? या फॉर ट्रांसलेटिंग द बाइबल, father of English prose, father of English prose, and translating the Bible from Latin into English, that was done in 1382, 1382 ईस्वी में। और उनको जो है क्या कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशा चासर, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन आपका जॉन वाइक्लिफ। तो दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, रिनेशा, रिफॉर्मेशन, ये दोनों शब्द कहाँ पे यूज कर दिया जा रहा है? ये दोनों शब्द जो है एज ऑफ चासर में यूज किया जा रहा है। इसका मतलब कि जो रिनेशा है, जो रिफॉर्मेशन है, वह मूवमेंट की शक्ल तो अख्तियार नहीं किया था, लेकिन उसकी बीज इनके समय में पड़ गई थी। उसकी बीज मूवमेंट कब के रूप में आएगा? मूवमेंट के रूप में 1453 या 1450 से यह शुरू होता है। बट यू विल कम टू नो कि मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशा चासर, क्योंकि चासर के वर्क में परिवर्तन नजर आ रहा है, जिस दिशा में रिनेशा जा रहा था कुछ ऐसी ही सोच चासर की रही होगी, लेकिन वो खुल करके लिख नहीं पाए थे। जो रिफॉर्मेशन था वहां पर भी ऐसे ही कुछ हालात थे, उस जो धार्मिक आंदोलन चलने वाला था, जो एक तरह से धर्म के नाम पर लोगों का शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ आवाज अगर किसी ने उठाया तो जॉन वाइकली थे, इसीलिए उनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिफॉर्मेशन वाज अ रिलीजियस मूवमेंट एंड रिनेशा वाज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। जो रिनेशा था यह इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था, और जो रिफॉर्मेशन रहा वो आपका रिलीजियस मूवमेंट रहा, प्यूरिटी ऑफ सोल, प्यूरिटी ऑफ थॉट, गुडनेस, वर्च्यू, ऑल दीज थिंग, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को कैसे जो है बेहतरीन ढंग से प्रेजेंट किया जाए, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। चौसर को, सॉरी,
जॉन वाइकलिफ को आग के हवाले कर दिया जाता है। ये घटना पहली बताई जा चुकी 1384 में, बार बार उस पर बात नहीं करना है। लेकिन इन्होंने इस घटना के बाद आप देखेंगे कि इनके एक सपोर्टर आते हैं, और जो उनके सपोर्टर आते हैं उनमें पूरा एक ग्रुप तैयार होता है। उनका क्या नाम था? लोलार्ड मूवमेंट। लोलार्ड मूवमेंट। अगर या या अगर अगर कभी ये चीज आता है कि लोलार्ड मूवमेंट क्या था, तो द फॉलोअर्स ऑफ जॉन वाइकलिफ दे आर एड्रेस्ड, दे हैव बीन एड्रेस्ड एज ए लोलार्ड, ये उनके फॉलोअर्स थे। तो एक तरह का जो गैप था जिसपे कोई बोलता नहीं था, उस गैप को भरने के लिए दो लोग आते हैं, आवाज उठाते हैं। कोई लाइट वे में बात करता है, कोई बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, बट वी फाइंड द थिंग कि चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, बदलाव हो रहा। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड, ऑल दीज थिंग्स वी कम टू नो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप चौसर को, उनके टाइम को, जॉन वाइकलिफ को कवर करते हैं, तो इसके अलावा भी और चीजें रही होंगी। उनके अगर कंटेम्प्रेरी राइटर्स आपको कुछ मिलते हैं तो दैट इज अनदर थिंग। नहीं तो हमें डार्क मिडिल एजेस पे बात करने की कोई जरूरत नहीं। 1400 से 1450 में कोई काम नहीं हुआ था। फिर सीधे आप कहाँ पे आते हैं? एज ऑफ रिवाइवल में आते हैं। जब आप एज ऑफ रिवाइवल में आते हैं तो वहां से एक डेट मैंने बताया था, वो 1453 थी। मे आई नो कि वो जो 1453 की डेट थी क्यों फेमस रही है? या फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। या कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉलिंग होता, और यह जो फॉलिंग होता किसकी वजह से होता? तुर्क अटैक्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, दैट वाज द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन इंपायर। जो किसका राजधानी था? ईस्टर्न रोमन इंपायर की राजधानी था। और आपको पता है कि उसमें आज ही सुबह में हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो रोम रहा है, रोम को जब बात होती है, खासकर जब ऑगस्टन एज में या नियो क्लासिकल एज में, तो नियो क्लासिकल एज में जो पोप और उनकी टीम ने जिन राइटर्स को फॉलो किया था, उन्होंने रोम को फॉलो किया था या ग्रीक को फॉलो किया था? तो हम लोग इस पे गए थे कि उन्होंने रोम को फॉलो किया था। रोमन पोएट्स, होमर को और जो लोग थे उन सबको उन्होंने, वर्जिल को, थियोक्रिटस को, वी अल्टीमेटली कम टू नो, उनको फॉलो किया। So what I want to say, when you go with this particular thing कि 1453 में एक ऐतिहासिक घटना हुई, तुर्कों ने हमला किया कॉन्स्टेंटिनोपल पर, कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल होता है, इट वाज द कैपिटल ऑफ द ईस्टर्न रोमन एम्पायर। इसी फॉलिंग की वजह से ही रिनेशा पूरी दुनिया में फैलता है। अगर मैं पूरी दुनिया की ना बात करूं, पूरे यूरोप में, और यहीं से वह क्या हो जाता है, एक तरह से पैन यूरोपियन मूवमेंट। पैन का मतलब होल, यूरोप को, जो ऐसा मूवमेंट जो पूरे यूरोप को कवर करता है। फिर वहीं से बात आती है कि 14 सेंचुरी में इटली में, 15 सेंचुरी में फ्रांस में, और 16 सेंचुरी में इंग्लैंड। ये जो आप चेंजेस देख रहे हैं, ये चेंजेस तो बहुत सारा हुआ है। इसके पहले मैंने बार बार बात की है, कोलंबस 1492, अमेरिका की खोज, वास्को डिगामा 1498, इंडिया का खोज, विलियम कैक्सटन का प्रिंटिंग प्रेस, गैलीलियो का टेलीस्कोप, कापरनिकस और टालेमी का एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में कि द सन इज इन सेंटर एंड द अर्थ मूव्स अराउंड इट, इतना सारा। फिर उसके बाद ट्रांसलेशन का जमाना आता है, बहुत सारे ट्रांसलेशन हुए हैं। बुक के बुक की प्रिंटिंग का जमाना आता है। तो मैं उस चीज को बार बार आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, बिकॉज वी हैव लैक ऑफ टाइम। हमें कवर क्या करना है? पूरा का पूरा ओरिजिन ऑफ ड्रामा को लेके बात करनी है। लेकिन ये जो बीच में जर्नी है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। अब यहीं पे बात होगी कि रिनेशा में ड्रामा तेजी के साथ क्यों आगे बढ़ता है, या एज ऑफ रिवाइवल में क्यों बढ़ता है। वाई डू यू फाइंड गार्बडक, वाई डू यू फाइंड राल्फ राइस्टर डाइस्टर, वाई डू यू फाइंड यूनिवर्सिटी विट्स, वाई डू यू फाइंड सीनेकन ट्रेजिडी, वाई डू यू फाइंड स्पेनिश ट्रेजिडी? क्या रीजन था कि इतना सारा चीज आपके सामने? जब आप यहाँ पे बात कर लेंगे तब कौन सा पड़ाव आएगा? तब जो है एलिजाबेथन ट्रेजिडी, विलियम शेक्सपियर कॉमेडी, दैट थिंग विल कम, वो चीजें आएंगी। बट जस्ट आई वांट टू नो कि शेक्सपियर की ट्रेजिडी पर बात करने से पहले, उनकी कॉमेडी पर बात करने से पहले, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट या इट्स सिग्निफिकेंट दैट we have to ultimately to there should be a discourse on the origin of English drama and its journey, origin of English drama और उसकी जर्नी पर एक डिस्कोर्स होना चाहिए।
ये जो डिस्कोर्स है ये रियल में कहाँ से शुरू होगा? एज ऑफ रिवाइवल, क्योंकि उसके पहले मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले, सो मेनी थिंग यू फाइंड। लेकिन उसके बाद तमाम थिएटर गलियों में छोटी छोटी जगहों पर बिल्डअप होते हैं, और उस समय के जो मर्चेंट थे खासकर उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि मर्चेंट यहाँ से वहां जाते थे, और एक प्रोफेशनल थिएटर बाद में डेवलप होता है जहां पर 3-3 हजार लोगों के बैठने की जगह बनाई जाती है। और उसके बाद आप देखेंगे बारबेजस कंपनी ऑफ थिएटर, ग्लोब थिएटर, और उसके बाद सो मेनी थिएटर्स इन द इरा ऑफ विलियम शेक्सपियर, वहां पे हम उस चीज को देखते हैं। और अभी मुझे लगता है कि समवन शेयर्ड थिएटर का हिस्ट्री किसी ने शेयर किया था, नॉट इन दिस ग्रुप, एक और ग्रुप है जिसमें यूजीसी नेट का चल रहा है, उसमें किसी ने, अगर वो मेरे पास होगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, वहां पे भी आया हुआ है। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, वी हैव टू कीप इट इन आवर माइंड, हमें इन सब चीजों को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि रियली में हाउ मच फ्रूटफुल दे आर, वो कितना जरूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू टेल यू, व्हेन यू गो विद दीज थिंग्स कि ऐसा है या इन चीजों को हम लेते हैं, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए क्यों आया। क्योंकि जो रिनेशा थे, रिनेशा के जो लोग थे, देवर मेन इन एक्शन, और मेन इन एक्शन जो मैंने एलिजाबेथन एज में बात किया था, वे मेन इन एक्शन यहाँ पर भी, जैसे नेविगेशन पे जाना, कोलंबस का, वास्को डिगामा का, उनकी लाइफ में एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। और जहां पर एक्शन होगा वो किस लिटरेचर में, वो किस शक्ल में आएगा? ड्रामा की शक्ल में आएगा। और इसीलिए नॉवेल नहीं आया था, अगर आप देखेंगे नॉवेल नहीं आता है, बल्कि क्या आता है? ड्रामा आता है। इसीलिए एपिक नहीं आता, मतलब पोइट्री वगैरह बहुत ज्यादा नहीं, बल्कि उसकी जगह क्या होता है? ड्रामा की ही बात होती है। सो रिमेंबर दैट देवर मेन इन एक्शन, एंड वेयर देर इज एक्शन दैट विल कम इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा इन लिटरेचर, लिटरेचर में वह ड्रामा के रूप में आएगा। जब हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं, तो रिमेंबर दैट उसी डिस्कोर्स में, उसी जर्नी में, अगर हम बात करेंगे तो कैक्सटन के प्रिंटिंग प्रेस, कैक्सटन का जो है मेलोडीज का मॉर्डी आर्थर जो उन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ था, जो 1485 का मॉर्डी आर्थर, और तमाम लिलीज का यूफ्यूज यूनिवर्सिटी विट्स। लेकिन पूरे इस डिस्कोर्स में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो पहला ट्रेजिडी गार्बोडक, जिसका सब टाइटल क्या है? Yeah, forex and forex. When you talk about this particular thing, first tragedy, तो can you tell me कि पहली बार हीरोइक कपलेट, सॉरी, ब्लैंक वर्ड्स अगर किसी ड्रामा में यूज किया गया तो कौन सा ड्रामा रहा? What I am asking कि for the first time when heroic when blank words was used in any tragedy or in any play, तो वो जो ट्रेजिडी रही वो कौन सा रहा? गार्बोडक, फॉरेक्स एंड फॉरेक्स, गार्बोडक। जब गार्बोडक में ट्रेजिडी का यूज किया जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ? सॉरी, ट्रेजिडी कह रहे हैं, जब उसमें ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया गया तो इसका मतलब चासर के जमाने में जो हीरोइक कपलेट था वह हीरोइक कपलेट अब शिफ्ट हो रहा, अब उसके लिए जगह नहीं है, बल्कि हम किसको जगह दे रहे हैं? हम जो जगह दे रहे हैं, वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू व्हाट? वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू हीरोइक कप, सॉरी, ब्लैंक वर्ड। और और जो ब्लैंक वर्ड्स है इसको इंट्रोड्यूस किसने किया है? ओ माय गॉड, हेनरी हॉवर्ड अल्लाफ सरे ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है ब्लैंक वर्ड्स को, सर थॉमस याट ने सॉनेट को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। या और हेनरी हॉवर्ड अल्लाफ सरे ने ब्लैंक वर्ड्स का इनका को जो इंट्रोड्यूस किया किस किताब में किया? वर्जिल का एनीड, बुक सेकेंड एंड फोर्थ जो 1540 में आई है। वर्जिल का एनीड लैटिन में था, लैटिन से उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। वर्जिल का एनीड जो है लिटरेरी एपिक है, वो 12 किताबों में थी, उन्होंने केवल 2 किताब को, बुक सेकेंड एंड बुक फोर्थ को लेकर के ट्रांसलेट करते हैं। और ये घटना कब की? 1540 की है। इसका मतलब 1540 में ब्लैंक वर्ड्स आ चुका था, उसके बाद ये जाकर के गार्बोडक में यूज किया जाता है। लेकिन ड्रामा में जब यूज किया गया तो ड्रामा में कब यूज किया? गार्बोडक में यूज किया जा रहा है। लेकिन ड्रामा से पहले किसको इंट्रोड्यूस करने वाला कौन रहा? इसको इंट्रोड्यूस करने वाला आदमी हेनरी हार्ड अल्लाफ सरे, पोयम में यूज करते हैं। घटना कब की? 1540 की। तो एक एस्पेक्ट हमें देखना है। दूसरा चीज, जब आप देखेंगे कि कैसे गॉर्बोटक में कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेंज है, रिवेंज का कॉन्सेप्ट, बाद में यही चीजें आगे ट्रेजिडी का जितना भी एलिमेंट होता है कि 5 एक्ट में
सीन में उसका डिवीजन, इस तरह से एक रेगुलर स्ट्रक्चर ड्रामा का या इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। पहली कॉमेडी जो एक रेगुलर फॉर्म में रही है, राल्फ राइस्टर डॉयस्टर, राल्फ राइस्टर डॉयस्टर, या व्हेन यू गो विद रॉल्फ राइस्टर डॉयस्टर एंड व्हेन यू गो विद गार्बडक, इसका मतलब कि इंग्लिश लिटरेचर में अब एक काम हो चुका है। नाउ द पीपल स्टार्टेड टू टॉक अबाउट ट्रेजिडी कॉमेडी, इट्स डिवीजन इनटू 5 एक्ट्स एंड द डिवीजन ऑफ एक्ट्स इनटू मेनी सीन्स, ये सब चीजें, ब्लैंक वर्ड्स की भी बात हो रही है और कॉमिक एक्शन भी है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स वी फाइंड, सो मेनी अदर थिंग्स वी फाइंड। So what I want to say, what I want to tell you, we have to keep it in our mind कि how much significant things were, कि कैसे चीजें चल रहा है। इसके बाद जब आप ड्रामा की बात करते हैं तो सीधे आप कहाँ पर जाते हैं, सीधे आप यूनिवर्सिटी विट्स में जाते हैं, जहाँ पे सारी चीजें आपको पता है। थॉमस किट का स्पेनिश ट्रेजिडी, सीनेकन ट्रेजिडी, एंड आफ्टर इट यू कम टू नो व्हाट यू कम टू नो अबाउट क्रिस्टोफर मार्लो। सुबह में ही जिक्र किया गया था कि ही पेव द वे फॉर शेक्सपियर। उसके अलावा जो है उन्होंने क्या किया, पहला हिस्टोरिकल प्ले लिखा जिसका नाम एडवर्ड सेकंड रहा है। उनके प्ले में मार्लोवियन हीरो, और वह मार्लोवियन हीरो किसके लिए, पार के लिए बहुत ज्यादा परेशान, जो सुबह में जिक्र हुआ था, उसके अंदर नॉलेज भी है, पार भी है, लस्ट भी है, लेकिन पार को काफी ज्यादातर उस टेक्स्ट में ये चीजें मिलती हैं। उनके उनका अपना जो प्ले है, जीव ऑफ माल्टा है, टैम्बरलेन है, एडवर्ड सेकेंड है, डॉक्टर फास्टस है, और भी, और रिनेशा के सारे स्पिरिट्स यू फाइंड इन द वर्क ऑफ दैट मैन। और अगर आपको ये यूनिवर्सिटी विट्स या मार्लोवियन हीरो को कवर करना होगा तो एज ऑफ रिवाइवल आपको किताब से पढ़ना होगा, जो कि कहाँ पर है, अ ब्रीफ स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वहां पे आपको जाना पड़ेगा। और इसके अलावा जो व्हेन यू टॉक अबाउट दीज थिंग, तो आपको पहला हिस्टोरिकल प्ले एडवर्ड सेकेंड रिटन बाय दैट मैन, रिटन बाय मींस क्रिस्टोफर मार्लो। उसके बाद उन्होंने जो वर्ड्स यूज किया वो भी ब्लैंक वर्ड्स का यूज करते हैं, लेकिन उसके लिए किसी ने एक फ्रेज यूज किया था, माइटी लाइन। किसने वो फ्रेज यूज किया है, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन एज अ ड्रामेटिस्ट इज फेमस फॉर वर्ड, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। तो एक लिंक बनता चल रहा, एक लिंक जरूर बनता चल रहा कि कैसे वो आज आए हैं शेक्सपियर के बाद, या ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ शेक्सपियर, लेकिन मार्लो की बात हो रही तो बेन जॉनसन की बात वहां पे हो रही, क्यों, चूंकि उन्होंने एक वर्ड जरूर यूज किया हुआ है। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हेन यू गो विद दीज पॉइंट्स, जब आप इन सारे पॉइंट्स को जो है जाते हैं या कवर करते हैं, तो हम उस पर आते हैं कि रियली में कि हाउ कैन वी अंडरस्टैंड, हाउ कैन वी गेट दीज थिंग्स, कि कैसे ड्रामा का जर्नी हुआ था। हम बहुत डिटेल में इन सब चीजों को बहुत उस पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि यू हैव टू गो विद वर्ड, यू हैव टू गो विद यूनिवर्सिटी विट्स में जो और चीजें रही है, लिलीज का यूफ्यूज रहा है, रॉजर आस्काम का जो है उनका वर्क था, और स्कूल मास्टर करके किसी का वर्क था, तो और भी जो वर्क रहे उन सारे वर्क्स को आपको कवर करना चाहिए या उसको जो है देखना चाहिए। वो चीजें आपको कहाँ पे मिल जाएगा, जब आप शुरू में पेजेस खोलेंगे तो वहां पर तीसरे पेज में या दूसरे पेज में आपको मिलेगा कि उससे रिलेटेड क्या क्या कौन कौन से टेक्स्ट आए हुए, उनका क्या इंपॉर्टेंस रहा है। और डिटेल्ड स्टडी आपको कहाँ मिलेगी, ब्रीफ स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जाकर के वहां से भी कवर होगा। तो इन दिस वे यू अल्टीमेटली केम टू नो अबाउट मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरलिटी प्ले, इंटरल्यूड, और जो पूरा डिस्कोर्स उससे रिलेटेड रहा, जो हम लोगों ने मॉर्निंग सेशन भी किया, और ड्रामा कैसे ओरिजिन हुआ उसको लेकर के। इन दिस क्लास आई कॉन्ट टॉक अबाउट शेक्सपियन ट्रेजिडी, क्योंकि वो 2 लाइन बात होगी तो पूरा का पूरा ऐसे ही रह जाएगा। व्हाट शेक्सपियन ट्रेजिडी वी हैव टू वेट फॉर टुमारो, कल हम लोग उस पर बात करेंगे। और कल की क्लास का जो टाइमिंग है वो चेंज हो रहा है, कल से हम लोग जो बात करेंगे वो 4:30 पर, 4:30 बजे वी विल बी हियर, हम लोग 4:30 पर यहाँ पे होंगे। तो बी रेडी, कल से हम लोग 4:30 बजे। लेकिन आपको जितने भी होमवर्क दिए जा रहे हैं वो चीजें चीजें मैं फिर से बता दूं कि जितनी सीन्स है उस सीन्स को आपको कवर करना है, लिटरेरी स्कूल्स आपको कवर करना है, जो टर्म को क्वाइन किया गया है वो आपको कवर करना है,
इसके अलावा आज मैंने एक बार फिर से रिवीजन करा दिया। एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मन, एज ऑफ चासर, डार्क मिडिल एज, एज ऑफ रिवाइवल। एलिजाबेथन पे अभी हम लोग नहीं गए क्योंकि शेक्सपियर की स्पेशली बात करना है। और उसमें मैंने स्पेशली आपसे कहा यूनिवर्सिटी विड्स और कुछ वर्क है, उन सब चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप देखिएगा कि जितना सुबह आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, दिस क्वेश्चन वी फाउंड इवन इन दैट शीट कि यहाँ से कितने क्वेश्चन उठे हुए हैं। तो व्हाट आई वांट टू से, इन सब चीजों पे हमें बात करनी है या इन सब चीजों को हमें करना है। बाकी पेट्रार्क का सोनेट कई बार हो चुका है, कोई ऐसी जरूरत नहीं। दांतिस का डिवाइन कॉमेडी, मैकियावेली का द प्रिंसेस, ये सब जो वर्क रहा है। विलियम कैक्सटन का प्रिंटिंग प्रेस का आना, उसका 1476 में 1473 का जो डेट है उसका। इसके अलावा मेलोडीज का मॉट डी आता, लिलीज का यू फ्यूज, सिडनीज का आर्केडिया रहा ही है। और कुछ अगर ऐसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं तो हमें पता होना चाहिए ये टेक्स्ट क्या रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या हुआ था। तो with this suggestion I would like to conclude today's lecture, but I would like to conversate with a few people because someone did not give me response. So I would like to just talk, yeah। कल की क्लास में जो पूछने का चीज होगा वो आपको बिल्कुल सब, अरिस्टोटल को भी आप तैयार कर लीजिएगा और अरिस्टोटल के अलावा जो है लिटरेरी स्कूल्स तैयार कर लीजिएगा। अरिस्टोटल एंड लिटरेरी, कल मॉर्निंग में वी हैव टू कवर 25 क्वेश्चन, या एग्जैक्टली 25 क्वेश्चन जो रिमेनिंग क्वेश्चन वो कवर करने हैं। कल तो मॉर्निंग में क्लास होगी, कल इवनिंग में भी क्लास होगी। हाँ 16 को नहीं हो सकता, 15 में भी कुछ डाउट है। 15 तो बताएंगे जैसा हालात होगा, लेकिन कल तो जरूर होगा, कल का कोई ऐसा डाउट नहीं है। नाउ वी हैव, जी मॉर्निंग में मैडम 8:30 पे चल रहा है, अभी इधर 8:30 पे ही कुछ दिन के लिए चल रहा है। शिवांगी फ्रॉम कानपुर, या आई हैव टॉक्ड राजेश, आई हैव टॉक्ड दिनेश। जी 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 अखिलेश जी, गैमर गर्टस नीडल। हाँ वो जो है क्या थी, वो भी कॉमेडी थी, उसके आथर का नाम हम लोगों ने डिस्कस किया था और वो शीट में भी आई हुई है। शीट में जो सुबह वाले में डिस्कस किया था उसमें जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है, वी हैव डन दैट थिंग। वो भी एक कॉमेडी रही है। नाउ रिंकू सिंह जी, शिवपाल जी, चंद्रप्रकाश जी, अमृत राव जी, विनोद कुमार जी, दीक्षा ब्रजपाल जी, रकीम जी, आरती पाल, अ, मनोज शुक्ला। मैडम आप रिस्पॉन्ड कर सकती हैं, आर यू गेटिंग द पॉइंट जो भी बातें हो रही है मैडम? कोई प्रॉब्लम? अच्छा ओके ओके ओके, मैं हम लोग उसको जरूर एक्सप्लेन करेंगे। बट चूंकि मैंने रिकॉर्डिंग इसका वो कर दिया है, हम लोग कल जब आएंगे अरिस्टोटल पे तो उसके सारी चीज और डिटेल में करेंगे। ओके शिवा मैडम, मीन्स अपर्णा मैडम, अपर्णा मैडम कोई प्रॉब्लम? ओके ओके, या ओके, यू कैन टॉक मी बट आफ्टर कंक्लूडिंग दिस सेशन। कंचन मैडम, कंचन मैडम। जी जी, नहीं मैडम, आपने इधर हमारी क्लासेस जो मैंने बताया था, जो 4-5 क्लासेस इधर हुई थी उसको आपने अटेंड नहीं किया था। आज हमने केवल सुनने का काम किया, हमने लेक्चर नहीं दिया है। हमने, आपने बीच में हमारी क्लासेस छोड़ी होगी, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आई है। जब से मेरा नया बैच अटेंड हुआ है, हाँ जब से नया बैच चल रहा है, मैं लगातार लोगों का अटेंडेंस देख रहा हूँ जिसमें आपकी प्रेजेंट बहुत कम रही है। आपने उस क्लास को छोड़ा है, अगर आपने उस क्लास को अटेंड किया होता तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल ना होती। उससे रिलेटेड सारे वीडियोस मैंने अभी ग्रुप में डाले हुए हैं,
आप उसको जो है कवर कर लीजिएगा, और जो टॉपिक उसको बताया गया है टेक्स्ट को अगर आप उसके साथ चलेंगी तो आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू गेट एनी प्रॉब्लम। उसमें कोई नहीं। फर्स्ट सबसे पहले आप जो है क्लास को रेगुलर करिए, क्योंकि अगर क्लास बीच में छूट जाएगी और अगर हमने किसी दिन आपको पता भी नहीं होगा कि आज मैंने मैंने सुनने का दिया हुआ था। मैं लगातार इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि शो योर प्रेजेंस, और साथ ही साथ जो मैं काम दूं उसको करिए। अगर आप काम करके आएंगे तो कोई बड़ा बहुत बड़ा चीज नहीं हो रहा है, ये चीज मैंने दसियों बार रिवीजन कराया होगा। शिवांगी मैडम फ्रॉम इलाहाबाद, गुड इवनिंग, हैव यू एनी प्रॉब्लम? If you have any problem, you can talk, you can share, you can send me individually if you have any suggestion in my WhatsApp number. कोई ऐसा वो नहीं है किसी को किसी भी तरह का, जैसे अभी शिवा मैडम ने कहा कि शी विल शेयर। ठीक, ओके। जी मैडम।